हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज, प्रॉब्लम नंबर 5। उसके पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आशा कर रहे हैं कि सभी ने इस पर्व को एंजॉय किया होगा। और कुछ लोग जो पतंग उड़ाते हैं उन वो भी जो है अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में दिया है, ए गेव ए ब्रांड न्यू वुलन सूट कॉस्टिंग रुपीज 400 टू ए ड्राई क्लीनर फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक, एक नया वुलन सूट जो है, जो कि 400 रुपीज का था, उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए ड्राई क्लीनर को दिया। ठीक, द सूट इज लॉस्ट बाय द मिस्टेक ऑफ द ड्राई क्लीनर। On A's claiming the full value, the dry cleaner contends that as per the terms of the contract printed on the reverse of the receipt, which was also signed by A, he is liable to pay only 10 times the amount of the dry cleaning charges, and the charges being only 7 rupees. Is the dry cleaner liable to pay rupees 400 or only rupees 70 as contended by him? साहब, ये क्वेश्चन आपको आईएस 1974 में पूछा गया था। तो आप इसकी वैल्यू समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बारे में जो कंसेप्ट लगता है वो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा केस जो था प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, वो ये थी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए सूट दिया जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपीज़। सूट की कॉस्ट थी, और वो बाय मिस्टेक उनसे जो है खो गया। तो जिसने दिया था, मिस्टर ए या मिसेस ए जो भी थे, तो उन्होंने जो है फुल वैल्यू के लिए क्लेम किया। क्लेम करने के बाद ड्राई क्लीनर ने ये बोला कि दे आर लाइबल टू पे ओनली 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग चार्जेस। तो ड्राई क्लीनिंग के जो चार्जेस थे उसका 10 टाइम्स देने के लिए वो बाउंड है। और चार्जेस क्या थे? 7 रुपीज। तो 7 रुपीज का 10 टाइम्स क्या हो गया? 70। तो अब क्वेश्चन ये है कि ड्राई क्लीनर, इज द ड्राई क्लीनर लाइबल टू पे रुपीज 400 और ओनली रुपीज 70 एज कंटेंटेड बाई हिम? तो ये क्वेश्चन है कि क्या देगा, 400 देना चाहिए उनको या 70, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और समझिए। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि नो, he is liable to pay, or the company or the dry cleaner is liable to pay rupees 400। तो कहा है यहाँ पे कि इन जनरल स्पेशल टर्म्स ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पार्टीज बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट बाइंड देम। मतलब इन जनरल ये कहा जाता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने अपने एग्रीमेंट में रखी शुरू में, दूसरी जो पार्टी है वो बाउंड है उस चीज को फॉलो करने के लिए। ठीक है, मतलब ऑफर में सॉरी, ऑफर में जो भी कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन से आप बाउंड है, इन जनरल ये कहा जाता है। क्लियर? बट इफ दीज आर अनरीजनेबल, दैट इज would defeat the purpose of contract or are opposed to public policy, the law treats them as void। लेकिन अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, इफ इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ एनी लॉ और इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो उसको वॉइड माना जाएगा। ठीक, तो इन द गिवन प्रॉब्लम द टर्म प्लेसेस प्रीमियम ऑन डिसऑनेस्टी एंड केयरलेसनेस एंड इज देयरफॉर वॉइड। अब आप जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सिचुएशन ये थी कि 400 रुपीज का सूट था और 7 रुपीज ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हम सभी लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने जाते हैं, है नहीं? और ड्राई क्लीनिंग के लिए जब कपड़े देते हैं तो रेसिप्ट के ऊपर लिखा होता है, सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि क्या क्या आपने दिया, कितने पैंट, कितने शर्ट, टाई, कोट, वट। ठीक, और उसके बाद
उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो लोग वहाँ पे ना आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लिखवा के साइन करवाते हैं, और पीछे टिकट वो रिसिप्ट के पीछे जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो, मतलब नियम एवं शर्तें। तो नियम एवं शर्तों में सारी बातें लिखी होती। तो वंस यू हैव साइंड द रिसिप्ट, इट मीन्स दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हैं? और यहाँ पे हम लोग लॉ पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? एन ऑफर में बी कंडीशनल। ये इससे रिलेटेड अभी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये सिचुएशन समझिए, ये आम सभी के साथ होता होगा। तो हम लोग जब रिसिप्ट लेते हैं तो पीछे नियम एवं शर्तें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। वो हार्डली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमने उसको साइन किया है तो वी आर बाउंड, ठीक, टू एक्सेप्ट। तो माना जाता है कि आपने उसको साइन किया तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, अगर वो रीजनेबल है तो ठीक है। अगर वो अनरीजनेबल है, दैट वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट वुड बी कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस है मतलब 7 रुपीज, उसका 10 टाइम्स देने के लिए बाउंड है, ऐसा उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था। तो मतलब आप कितना दोगे? 70 रुपीज। लेकिन सूट की कॉस्ट क्या है? 400 रुपीज। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये डिसऑनेस्टी या केयरलेसनेस को बढ़ावा दे रही। ऐसा तो कोई भी ड्राई क्लीनर कर सकता है। उसने देखा कि साड़ी आई है, बहुत महंगी है, 50,000 रुपए की है, और उसने इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं, तो साड़ी दबा ली और बोला कि भाई खो गई, और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि आपने साइन किया है, रेसिप्ट पे लिखा हुआ है, तो हम आपको सिर्फ इतना चार्जेस देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो ड्राई क्लीनर डिसऑनेस्टी कर सकता है, और केयरलेस उनका एटीट्यूड हो सकता है, जिसकी वजह से अगली पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो। तो ये दिस इज समथिंग विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये जो है सही कंडीशंस नहीं। तो चक्कर ये है कि यहाँ पे लिखा है ना, ऑफर में भी कंडीशन, बेशक, तो जो भी कंडीशन है उससे अगली पार्टी जो है बाउंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कंडीशंस जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे अगली पार्टी को कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और दूसरी पार्टी जो है डिसऑनेस्टी करके और चीटिंग करके उसका बेनिफिट उठा ले रही। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो मतलब है क्या यहाँ पे कि ड्राई क्लीनर को 400 देने पड़ेंगे, मतलब फुल अमाउंट ऑफ द सूट। जो भी सूट का दाम था वो पूरे के पूरे 400 रुपए देने पड़ेंगे, ना कि 70 रुपी। क्यों? क्योंकि अगर 400 और 70 देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वहां पे फिर जो पार्टी जो सूट दे के गई थी ड्राई क्लीनिंग के लिए, उसके साथ जो है गलत होगा। तो गलत नहीं होने पाए, इस वजह से बोला गया है कि ठीक है, ऑफर कंडीशनल होता है, लेकिन अगर वो ऑफर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो उस ऑफर को वॉइड माना जाएगा। फिर कोर्ट यहाँ पे डिसीजन डिफरेंट देगी, ठीक। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इसमें हम लोग को रेफरेंस में, अगर इस कंडीशन को, इस केस को समझना है, तो इस कंडीशन में सबसे पहली चीज हमें पढ़नी पड़ेगी लॉ पॉइंट, वो है एन ऑफर में बी कंडीशनल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एक कंडीशन आती है, एन ऑफर में बी कंडीशनल। तो उस कंडीशनल ऑफर में ये पॉइंट आता है, तो जिसमें आपका लीडिंग केस है लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी। इसका मैंने साइटेशन भी दे रखा है, AIR 1966, MAD मतलब मद्रास, 13 पेज पे। तो यहाँ पे आपका साइटेशन भी दिया है, आप वहाँ जाके पूरा केस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये केस एग्जैक्टली इसी सिचुएशन पे बेस्ड है, या कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस केस से निकाल के आपको समझाई जा रही है, ठीक है। तो लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी में सेम यही चीज हुई थी कि वो जो है अपना ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने गए, और ऐसी ऐसी कंडीशन हुई। उन्होंने कहा कि जो भी आपके रिसिप्ट पे लिखा है, वी आर बाउंड टू पे ओनली दैट मच ऑफ अमाउंट। तो क्या हुआ कि दैट वाज कंसिडर्ड, कोर्ट कंसिडर्ड इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और कहा कि ये गलत है। बेशक ऑफर कंडीशनल हो सकता है,
लेकिन अगर वो डिसऑनेस्टी और इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है तो वो गलत बात है। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग इस केस को ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही रेयर केस में आपको कोई इसका रेफ़रेंस देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ-साथ देखिए लिली व्हाइट वर्सेस मुनुस्वामी वो केस है जो जिसका डायरेक्ट लिंक है इस कंडीशन से और डायरेक्ट लिंक है एन ऑफर में भी कंडीशनल से। लेकिन यहाँ पे एक और केस है थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड रेलवे कंपनी। ये केस का डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको समझने के लिए ये केस भी पढ़ना चाहिए। बल्कि आप जब बुक में रेफर करोगे तो इन ऑफर में भी कंडीशनल में ये केस पहले दिया होगा। तो थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड रेलवे कंपनी में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है LM&S रेलवे कंपनी, इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि वहां पे भी एक टिकट आपने बुक कराया रेलवे का। फॉर एग्जांपल हम आपको एक लेमैन तरीके से स्टोरी की तरीके से समझा रहे हैं। एक टिकट आपने परचेज किया रेलवे का, आप ट्रैवल कर रहे थे, कंपनी की मतलब रेलवे कंपनी के नेग्लिजेंट बिहेवियर के चक्कर में अगर आपको इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे जो मिसेस थॉमसन थी, उन्होंने केस फाइल किया रेलवे कंपनी के अगेंस्ट कि मेरे को इंजरी हो गई और उसके लिए इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। रेलवे कंपनी ने इस बात को मना कर दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मिसेस थॉमसन ने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद पता चला कि साहब टिकट पे लिखा हुआ है, ठीक, कि रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी पर्सनल इंजरीज टू द पैसेंजर्स इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टिकट पे लिखा हुआ है, कंडीशन दी हुई है और टिकट आपने परचेज किया है, तो आप बाउंड हैं। क्लियर? भले आप इलिटरेट हो, भले आप ब्लाइंड हो, लेकिन आप उस कंडीशन से अटैच्ड हैं और आपको वो कंडीशन माननी पड़ेगी। ये था बेसिकली एन ऑफर में भी कंडीशनल का मतलब। तो यहाँ पे मिसेस थॉमसन को रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले ही वो चीज़ बता दी थी और उसमें कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी व्हिच इज़ अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो इस वजह से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी केस में क्या हुआ कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इस वजह से जो इसमें वर्डिक्ट आया या जजमेंट आया वो एकदम डिफरेंट था। तो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने के लिए पहला तो लॉ पॉइंट पढ़ना है एन ऑफर में भी कंडीशनल। लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी केस ज़रूर से पढ़ना है बहुत अच्छे से। और थॉमसन वर्सेस लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड रेलवे कंपनी, ये केस भी पढ़ना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।